फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स और हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो वर्ड आया इनकम टैक्स। तो सबसे पहले तो हमें टैक्स ही पता होना चाहिए। तो टैक्स क्या होता है? टैक्स वो होता है जो हम पर लगाया जाता है और हम पे करते हैं। ठीक है, इसको हम टू टाइप से बांटते हैं। इनकम टैक्स, ठीक है, मतलब डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स मतलब ये उसी पर्सन को पे करना पड़ता है जिसके ऊपर लगाया जाता है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स होता है जिसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, लाइक एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी जो अभी आया था। पहले इससे पहले वैट, कैट, सीट ये लगते थे, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी इस टाइप से। बट उन सबको हटा के एक टैक्स लगा दिया गया जीएसटी। बट हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मतलब जो एक किसी भी इंडिविजुअल की इनकम पे लगाया जाता है, मतलब जो वो कमा रहा है। जब उसकी जो इनकम है जो उसने कमाई है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में वो ना इंक्रीज़ हो जाए एक लिमिट से ज़्यादा, तब उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? टैक्स। तो टैक्स जो इनकम टैक्स होता है वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। ये क्योंकि जो सरकार होती है भाई वो हमारे लिए बहुत सारे वेलफेयर एक्टिविटीज़ करती है, तो उसके लिए पैसा भी तो चाहिए। वो कहाँ से आएगा? वो आएगा टैक्स से। तो जो कहते हैं इनकम टैक्स होता है ना, वो मेन सोर्स होता है इनकम का किसी भी गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। अब बात आती है कौन पे करने के लिए लायबल होता है? हर पर्सन जिसकी जो टैक्सेबल इनकम है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में वो मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा हो जाए किसी भी करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे क्या पे करना पड़ता है? टैक्स। अब बात आती है हिस्ट्री के बारे में। तो कहता है कि जो इनकम टैक्स है वो 1860 में आया था जेम्स विल्सन के द्वारा, ठीक है, ताकि जो भी गवर्नमेंट के लॉस वगैरह हैं उनको पूरा किया जा सके। फिर 1886 में इसके लिए एक अलग से एक्ट पास किया गया था जिसे बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, जो ना 1917 तक तो लागू रहा। फिर बाद में उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। 1918 में एक नया इनकम टैक्स पास किया गया था। फिर इसको दोबारा से रिप्लेस किया गया एक नए टैक्स के साथ जो 1922 में पास किया गया। ये फिर 1961-62 तक रहा। फिर इसके बाद फिर इसमें अमेंडमेंट्स हुए। तो जो इनकम टैक्स एक्ट है 1922 का वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था कि उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। इसीलिए कहते हैं कि नया जो इनकम टैक्स एक्ट था वो 1961 में आया और उसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 1962 को, ठीक है। अब बात आती है बहुत सारे अमेंडमेंट्स के बाद ही हम ना इनकम टैक्स एक्ट लेके आ पाए हैं। बहुत सारे अमेंडमेंट टाइम टू टाइम होते रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि फ़ीचर्स क्या होते हैं किसी भी इनकम टैक्स के। तो देखो फीचर्स की बात आती है तो एक तो ये डायरेक्ट टैक्स है, मतलब डायरेक्टली उसी पर्सन पर लगाया जाता है जिसने वो इनकम कमाई है और किसी पर ये शिफ्ट नहीं कर सकते। दूसरा है टैक्स ऑन टोटल इनकम। ये टोटल इनकम पर लगाया जाता है जो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपने कमाई है। और कुछ एग्जाम्पशन लिमिट भी होती है, जैसे सीनियर सिटीजन है, मतलब जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है, उसको 3 लाख तक एग्जाम्पशन मिलती है। सुपर सीनियर सिटीजन मतलब जिसकी 80 साल से ज़्यादा उम्र है उसको 5 लाख तक, और एक इंडिविजुअल को 2.5 लाख तक। और फर्म, कंपनी वगैरह को कोई छूट नहीं मिलती, कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलती। और हमें पता है कि जो सेक्शन 265 है वो ही पावर देता है गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की। सिर्फ अथोराइज पर्सन ही टैक्स चार्ज कर सकता है, उसके अलावा कोई और ना मतलब जो टैक्स है उसको चार्ज नहीं कर सकता, कलेक्ट नहीं कर सकता। जिसको अथोराइज किया जाता है वही टैक्स कलेक्ट कर सकता है। और ये प्रोग्रेसिव होता है नेचर में, मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स की स्लैब्स भी बढ़ती जाती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सब पे समान रेट से लगे, क्योंकि अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होता है। सरचार्ज क्या होता है कि जब आपकी जो इनकम होती है ना उस पर जो टैक्स लग रहा है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा यूनिट्स चार्ज की जाती है वो सरचार्ज कहलाता है। इसकी ना अलग अलग रेट्स होते हैं। जैसे इंडिविजुअल के केस में अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है तो 10%, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ तक है तो 15 लाख, और ना 15%। एंड जब 2 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है तो 25%, और उससे भी ज़्यादा हो 5 करोड़ से तो 37%। फर्म्स के लिए 12% है जब इनकम 1 करोड़ से बढ़ जाए। डोमेस्टिक कंपनी के लिए 7% है जब इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाए। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मतलब जो हेल्थ के लिए या एजुकेशन के लिए जो टैक्स होता है वो 4% होता है। टैक्स बर्डन कहता है ये प्रोग्रेसिव होता है क्योंकि किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकते, उसी पर्सन के ऊपर लगाया जाता है जिसको मतलब इनकम है। एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस करता है इनकम टैक्स की। और एलोकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कहता है कि जो टैक्स कमाया गया किसी भी स्टेट से मतलब हमारे देश में, तो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट और ना सेंट्रल गवर्नमेंट बांटती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ऐसा टैक्स होता है जो नहीं पे किया जाता, लाइक जो कंपनी से रिकवर किया गया हो, या जो अमाउंट ऑफ सरचार्ज चार्ज की गई हो, या हेल्थ एंड एजुकेशन से रिलेटेड जो अमाउंट हो वो। अब बेसिक प्रोसीजर क्या होता है टैक्स चार्ज का? सबसे पहले तो एनुअल जो टैक्स होता है, ठीक है,
वो इनकम टैक्स है वो एक एनुअल टैक्स है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर की इनकम होती है उसका नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, जैसे आप 2022-23 में जो पैसा कमाया था उसका 2000 जाके अगले साल मतलब 2022-23 जैसे 2022 से स्टार्ट किया तो 23 में वो 31 मार्च तक आपका कैलकुलेट होगा, उसके बाद 1 अप्रैल को चार्ज होगा। ठीक है, तो टैक्स रेट्स होती है वो फिक्स होती है। एनुअल फाइनेंशियल एक्ट मतलब जो एक किसी स्पेसिफिक ईयर में ये चेंज होती रहती है। ठीक है, ये हर पर्सन पे चार्ज किया जाता है। सेक्शन 231 के अकॉर्डिंग जो टैक्स होता है वो चार्ज किया जाता है टोटल इनकम पे, किसी भी इंसान की जो भी प्रोविजंस उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। अगर टैक्स डिडक्ट होना चाहिए सोर्स पे या कलेक्ट होना चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। बात आती है टोटल इनकम, तो ये कहता है कि जो टैक्स होता है वो जो रेजिडेंट है ना हमारे देश का उसी के ऊपर लगाया जाता है। रेजिडेंट का जो मीनिंग है वो हम 3rd चैप्टर में समझेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये 5 हेड होते हैं और पूरी बुक हमारी इन्हीं 5 हेड पे मतलब रिवॉल्व करती है, घूमती रहती है। ठीक है, क्योंकि यही जो हेड है इन्हीं में ही किसी इंडिविजुअल की इनकम को बांटा जाता है, उसे जो भी डिडक्शन बनते हैं वो दिए जाते हैं एंड उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इनकम होते हैं ना जितने 5 हेड से वो ले लेते हैं और जो भी डिडक्शन बनते हैं वो दे देते हैं। सबसे पहले ग्रोस टोटल इनकम आएगी जिसमें सिर्फ ये टोटल होगा। फिर टोटल इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी डिडक्शन बनती है ना 80C से 80U तक वो हम घटा देंगे, वहाँ से टोटल इनकम आ जाएगी और इस टोटल इनकम पर जो भी टैक्स की स्लैब रेट्स प्रेस्क्राइब है उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। जैसे इस बुक में हमें बताया गया है कि अगर सीनियर सिटीजन 30 लाख तक की एग्जाम्पशन है और नेक्स्ट 2 लाख तक 5% लगेगा, फिर नेक्स्ट 5 लाख पर 20% और 5 लाख से ज़्यादा पे 30%, और सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख की एग्जाम्पशन और फिर 5 लाख पर 20%, बैलेंस पर 30%। और इंडिविजुअल को क्या होता है कि 2.5 लाख एग्जाम्पशन, 2.5 लाख पर 5%, फिर 5 लाख पर नेक्स्ट 20% और बैलेंस पर 30%। लेकिन अब नेक्स्ट न्यू स्लैब रेट आया हुआ है, जैसे कि भाई 0 से 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 6 लाख पर 5%, 6 से 9 पर 10%, 9 से 12 पर 15%, 12 से 15 पर 20% एंड जो 15 लाख से अबव होगा तो 30%। ठीक है, तो मतलब 5, 10, 15, 20 एंड 30 ऐसे ये मूव ऑन कर रहा है। और इनकम 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15। ओके, और ये चेंज भी हो सकता है तो ये उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। स्पेशल रेट्स होती है कुछ, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो टैक्स की रेट होगी सेक्शन 111 के ए के अकॉर्डिंग 15%, लॉन्ग टर्म पे 20% हो जाती है, लिस्टेड शेयर्स पर होती है विदाउट इंडेक्सिंग द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% होता है। ठीक है, एंड सेक्शन 112 ए के अंदर ये था 111, और विन लॉटरी वगैरह हो मतलब जो कैजुअल इनकम होती है उस पर 30% होता है। अब बात आती है रिबेट, तो अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आपको रिबेट मिलती है सेक्शन 87A के अंतर्गत 12,500 रुपये की। ठीक है, और जो रिबेट होती है वो कहता है कि एजुकेशन और हेल्थ टैक्स होता है ना उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होती, उससे पहले ही दे दी जाती है। और सरचार्ज की रेट बताई है, जैसे कोई भी इंडिविजुअल है उसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ से कम 10%, फिर 15, फिर 25, फिर 37 ये, और कोई भी अदर है उसके अलावा तो उसके लिए 15। अब बात आती है रिलीफ, मतलब मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। मार्जिनल रिलीफ होता है जो सरचार्ज हम पे कर रहे हैं उससे रिलीफ मिलना। ठीक है, तो कुछ ऐसी लिमिट होती है, उससे ज़्यादा होने पर है ना जो मार्जिनल रिलीफ होता है वो दिया जाता है किसी भी पर्सन को। तो ये अलग अलग होता है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है। ओके, तो हमें पता है सरचार्ज ऐड ऑन होगा और मार्जिनल रिलीफ लेस होगा क्योंकि हमें छूट मिल रही है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड होगा। ठीक है, तो ये चल रहा है। अब बात आती है, हम स्लैब रेट्स पढ़ चुके हैं स्पेशल के केस में कि अलग अलग स्पेशल सिचुएशन में लगता है। अब बात आती है इनकम क्या होती है। तो इनकम एक इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि इसी के ऊपर तो हम टैक्स लगाते हैं जो भी पर्सन होता है। तो इनकम में उसके जो भी लॉस हैं, प्रॉफिट है, गेन है, डिविडेंड है, वॉलंटरी जो भी वो कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है किसी भी ट्रस्ट वगैरह से, गेम्स वगैरह से, ठीक है, परक्यूजाइट्स मिल रहे हैं, अलाउंसेस मिल रहे हैं, ठीक है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिल रहे हैं, कोई भी बेनिफिट है परक्यूजाइट्स के, तो बिजनेस या प्रोफेशन की कोई इनकम है, लॉटरी या क्रॉस वर्ड पजल से कोई इनकम है, मतलब सारी हर टाइप की इनकम इसके अंतर्गत आ जाए। जैसे कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत उसने इंश्योरेंस ले रखा है तो उससे जो भी बेनिफिट उसे मिल रहा है, तो मतलब जो भी इसकी इनकम का है ना वो सब आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो जो कंसेप्ट ऑफ इनकम है, इनकम कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स ऐसा कंक्लूसिव हो, बहुत सारी ऐसी रिसिप्ट्स होती है जो इनकम में हम इंक्लूड करके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकम का मतलब होता है मॉनेटरी इनकम, जो हमें कैसे मिले, एक डेफिनेट सोर्स से मिले। ठीक है, रेगुलर मतलब रेगुलरली हो या एक्सपेक्ट करें कि हम वो रेगुलरली हमें मिलेगी। ठीक है, डेफिनेट सोर्सेज होना जरूरी, जैसे सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या प्रॉफिट एंड गेन हो, मतलब जो 5 ऐड होते हैं वो वाले इनकम।
और डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। जो इनकम होती है अर्न की जाए वो चाहे लीगली हो चाहे इलीगली हो, टैक्सेबल होगी इनकम टैक्स के अंतर्गत, ठीक है। और जो इनकम है हमें दूसरे देश से मिले वो भी टैक्सेबल होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि जो इनकम है ना हमें सिर्फ पैसे की फॉर्म में मिले, ये हमें भाई मतलब जैसे कि कई बार हम सर्विस दे देते हैं ना, ठीक है, जो मनी की इक्वली वैल्यू रखती है, तो वो भी हमारी इनकम में आ जाता है। टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। तो इनकम में भी टेम्परेरी और परमानेंट ये डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ व्यू से कि टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और एसएससी अगर अर्न करता है इनकम को और लेकिन उससे है ना अभी तक वो मिली नहीं है, तो वो भी वो उसको हम क्या मानेंगे, इनकम, और टैक्स लगेगा। रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इज़ नॉट इनकम, मतलब जो भी टैक्स मतलब एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं किसी भी एम्प्लॉय के, वो उसकी इनकम में नहीं आते, ठीक है। और जैसे धर्मशाला या गुरुशाला मतलब इस टाइप से चैरिटी फॉर्म में कुछ मिले वो इनकम में नहीं होता, ठीक है। पिन मनी रिसीव बाय वाइफ और पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसा मिल रहा है तो वो भी उसकी इनकम नहीं है। डिस्प्यूटेड इनकम मतलब जिसका अभी कुछ क्लियर नहीं है टाइटल, ठीक है, तो वह एंड होगी जिसके हाथ में वो पैसा है। और डाइवर्जन ऑफ इनकम या एप्लीकेशन ऑफ मनी, डाइवर्जन ऑफ इनकम का मतलब है जो इनकम डाइवर्ट की जाए किसी दूसरे पर्सन के पास, ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशंस के अंतर्गत वो सब। ग्रॉस टोटल इनकम में पाँचों हेड आ जाते हैं और जब इसमें से हम ना एटीसी से एटीयू तक की डिडक्शन घटा देते हैं तो वो टोटल इनकम बन जाती है। वही बता रखा है एग्रीगेट ऑफ हेड्स तो ग्रॉस टोटल, और इसमें से एटीसी से एटीयू तक की डिडक्शन घटाएंगे तो टोटल इनकम। इसको राउंड ऑफ नहीं करते ग्रोस को, लेकिन टोटल इनकम को हम राउंड ऑफ करके चलते हैं। ग्रोस टोटल इनकम पे टैक्स नहीं लगता, टोटल इनकम पे टैक्स लगता है। ग्रोस टोटल इनकम कभी भी टोटल इनकम से कम नहीं हो सकती। एग्रीकल्चर इनकम को ग्रोस टोटल इनकम में हम शामिल नहीं करते, लेकिन अगर इनकम 5,000 से ज़्यादा एग्रीकल्चर की तो टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम इंक्लूड करके चलते हैं। वैसे एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। कैजुअल इनकम मतलब जो रिक्यूरिंग नहीं है नेचर में, मतलब जैसे लॉटरी जीत लिया आपने, गैमलिंग जुआ वगैरह कुछ जीत लिया हो और रेस जीत ली हो तो वहाँ से मिले, ठीक है। जो कैजुअल इनकम होती है उसमें कैपिटल गेन नहीं आते हैं, बिजनेस प्रोफेशन के गेन भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो जो हमें इस टाइप का कोई भी गेन होता है कैजुअल इनकम से, उस पर 30% की रेट से तो टैक्स लगाती है सरकार। दूसरा, उससे आप मतलब उस अगर इससे लॉस होता है ना तो उसको आप किसी दूसरे हेड की इनकम से भी नहीं सेट ऑफ कर सकते, इसी के लॉस को इसी की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। और गिफ्ट मिलता है रिलेटिव से, वो भी इनकम में नहीं आता। या पेमेंट की जाए हस्बैंड को, भाई जैसे मेंटेनेंस के लिए दूर रह रहे हो, लाइक वो नहीं होता डिवोर्स के बाद, या डिवोर्स नहीं हो उससे पहले एल्यूमिनियम दी जाती है, तो वो भी कहता है कि टैक्सेबल तो होगी, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे कोई कैजुअल इनकम भी नहीं ना, गिफ्ट है। और एक्सपेंसेस डिडक्टेबल नहीं होते कैजुअल इनकम के, जैसे आपने लॉटरी खरीदने के लिए जितने रुपए की लॉटरी खरीदी तो उसकी छूट नहीं मिलेगी। और सेट ऑफ लॉसेस भी परमिटेड नहीं है। रेट ऑफ टैक्स 30% होता है और टैक्स डिडक्शन एट सोर्स भी हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है एसएससी कौन होता है। एसएससी वो पर्सन होता है जो लाइबल है टैक्स पे करने के लिए, मतलब जिसकी इनकम लाइबल है टैक्स के लिए, ठीक है, इसी असेसमेंट ईयर में, ठीक है। मतलब जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए, या जो डीम टू बी एसएससी है जिसको रिमांड भी करना है, ठीक है, जज एसएससी इन डिफॉल्ट है। डीम एसएससी मतलब एक ऐसा पर्सन जो एसएससी माना गया है किसी अदर पर्सन की जगह पे, जैसे डेथ के बाद जो किसी भी पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनी होता है वो, ठीक है, जो उसको एसएससी माना जाएगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जैसे कोई पर्सन पागल हो गया तो उसकी जगह पे जो उसने मतलब उसके गार्जियन थे वो सब। और एसएससी इन डिफॉल्ट मतलब कोई पर्सन किसी टास्क को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है, लेकिन वो उस काम को पूरा करने में फेल हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, एसएससी इन डिफॉल्ट। या पेमेंट ना करे अपने टैक्स की तो भी वो भाई लायबल था लेकिन पे ना करे, जैसे कि टैक्स डिडक्ट करना था सोर्स पे लेकिन वो ना करे, और अगर करने के बाद सरकार के पास जमा ना करें। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम टैक्स चार्ज करते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर की इनकम है। ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है अगले साल का। लायबल और टू टैक्स का मतलब है ये किसी पर्सन के लिए होता है कंट्री के रिस्पेक्ट में, जो है ना उसकी लायबिलिटी बनती है इनकम पे, जो उसे पे करनी है किसी भी देश में, ठीक है। पर्सन में सब आ जाते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिविजुअल मतलब कोई भी नेचुरल पर्सन है, जैसे हमारे जैसे वुमेन बीइंग, मेल, फीमेल, माइनर। एचयूएफ मतलब जो हमारी सरकार के मतलब एक उसमें सारे मेंबर आ जाते हैं जो कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। कंपनी में जो रजिस्टर्ड है, ठीक है, एक तो सेक्शन 217 ऑफ द इनकम टैक्स के अंतर्गत, और जिसमें इंडिविजुअल इंडियन कंपनी हो, बोर्ड मतलब जो इंडिया में हो, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में हो, ठीक है, चाहे वो दूसरे देश में वैसे इनकॉर्पोरेट की गई हो। फर्म में पार्टनरशिप फर्म होती है, ठीक है, 2 से ज़्यादा मेंबर। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब जब 2 या 2 लोग मिलकर कोई मतलब कॉमन पर्पज़ के लिए बिजनेस करते हैं, इनकम कमाते हैं। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब ऐसे बर्थ से एक ग्रुप बना लेना या टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन से। और लोकल अथॉरिटी मतलब लीगली इंटाइट और इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट विद द मैनेजमेंट और कंट्रोल म्यूनसिपल या लोकल फंड का। प्रीवियस ईयर मतलब वो ईयर होता है जिस ईयर में आपने इनकम कमाई है,
ठीक है। और अगले साल जब टैक्स लगता है उसको असेसमेंट ईयर बोल देते हैं, बिल्कुल प्रीसीड होता है असेसमेंट ईयर से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिखा रखा है 1 जुलाई 2020 से 2021 तक, 31 मार्च 2021 तक टैक्स लगेगा इसके ऊपर। कुछ एक्सेप्शन होते हैं कि टैक्स उसी ईयर में चार्ज कर लिया जाता है जिस ईयर में कमाया गया है। वो कब होता है? जब इनकम हो नॉन रेजिडेंट फ्रॉम से, मतलब शिपिंग बिजनेस से इनकम कमा रहे हो। भाई जो इंसान है नहीं, बार बार आता जाता रहता है, तो उस पर 7.5% लगता है। और जो इनकम है वो ना मतलब ऐसे पर्सन की जो इंडिया को छोड़ के जा रहा है और वो वापस कभी नहीं आएगा, तब उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं उसी सीएल में। और इनकम को सिर्फ एसोसिएशन पर्सन या बॉडी मैनेजर जो मतलब किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए बने थे और अब बना उसके बाद डिजोल्व होने वाले उसी असेसमेंट ईयर में तो लग सकता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कई बार क्या होता है कि जो इनकम होते हैं किसी भी प्रॉपर्टीज वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है ताकि टैक्स से बचा जा सके, ठीक है। तो एक्सपायरी होता है प्रीवियस ईयर से, तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। और बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना हो, प्रोफेशन को बंद करना हो, तो वो प्रीवियस ईयर की एक्सपायरी से पहले तो टैक्स लगाया जा सकता है। तो प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 और ये होता है 2(9) के अंतर्गत होता है, ठीक है। ये 12 महीने से कम भी हो सकता है प्रीवियस ईयर, लेकिन असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का ही होता है। फिर बात आती है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। मैक्सिमम मार्जिनल रेट वही, मतलब इसमें सच्चा रेट भी आ जाती है, मतलब ऐसी रेट जो एप्लीकेबल है रिलेशन टू हाईएस्ट स्लैब ऑफ इनकम टैक्स से, ठीक है। परमानेंट अकाउंट मतलब पैन, हम नहीं बोलते पैन कार्ड बनवाना है, जैसे इनकम हमारी इंक्रीज हो जाए हमारे अकाउंट वगैरह में, जैसे इनकम टैक्स पे करना तो पैन कार्ड जरूरी होता है, उसे पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर बोल देते हैं। ये है ना 10 डिजिट का होता है, इसमें ना मिक्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, लेटर नंबर भी होते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आपको फॉर्म 49A अप्लाई करना होता है इसको बनवाने के लिए, और आने के बाद आपको क्योट करना होता है जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं रिटर्न वगैरह के, उन सब के ऊपर, ठीक है। अब आधार कार्ड भी ले सकता है पैन की जगह, मतलब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लिंक होना जरूरी हो गया ना आज के टाइम में आधार कार्ड और पैन कार्ड का। अब टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट में कोई पर्सन है वो टैक्स कलेक्ट करता है या डिडक्ट करता है एट सोर्स पे, तो उसके पास परमानेंट अकाउंट नंबर होना, मतलब जो कलेक्शन का नंबर है वो होना जरूरी होता है। अगर नहीं है तो उसे फॉर्म 49B बना देना होता है 1 महीने के अंतर्गत, ठीक है। उस महीने के ख़त्म हो जब उसने टैक्स को डिडक्ट किया है, कलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट होता है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।